हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज के हमारे लेक्चर में हम इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने वाले हैं जिनके बारे में एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसके बारे में यदि बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट अथॉरिटी लेखा परीक्षा पेशे और लेखांकन मानकों का पर्यवेक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में स्थापित की गई है। मतलब यह अथॉरिटी फाइनेंशियल ऑडिट्स का भी पर्यवेक्षण करेगी और इसके अंतर्गत भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां 500 करोड़ रुपए से अधिक की पेड अप कैपिटल वाली या 1000 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां या फिर ऐसी इकाइयां जिनका कुल ऋण डिबेंचर या जमा पूंजी वित्तीय वर्ष के तुरंत पूर्व 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपए तक से कम ना हो, ये सारी कंपनियां और बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, बिजली उत्पादन या आपूर्ति में संलग्न कंपनियां या किसी विशेष अधिनियम द्वारा शामिल कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। और एनएफआरए को किसी वाद पर सुनवाई करने के लिए सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब इसके सदस्यों की यदि बात करें तो इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, 3 पूर्वकालिक सदस्य और 9 अंशकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष और पूर्वकालिक सदस्यों का चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो था एनएफआरए। अब इसके अलावा बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अंतर्गत द इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छोटी गैर सूचीबद्ध कंपनियों की लेखा परीक्षा करने का कार्य जारी रहेगा और गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, पब्लिक अनलिस्ट कंपनियों और साथ ही एनएफआरए द्वारा प्रत्यायोजित कंपनियों के संबंध में गुणवत्ता समीक्षा करने का कार्य जारी रखेंगी। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है प्रोजेक्ट इनसाइट। तो प्रोजेक्ट इनसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से डाटा माइनिंग, कलेक्शन, कोलेशन एंड प्रोसेसिंग के द्वारा इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ टैक्स बेस को विस्तृत करने की बात की जा रही है। और यह प्रोजेक्ट काले धन के प्रसार को नियंत्रित करने और उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शन की निगरानी करने में सहायता प्रदान करेगा तथा सोशल मीडिया साइट्स से प्राप्त जानकारियों के माध्यम से यह बिग डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से व्यक्ति के खर्च करने के पैटर्न और उसकी आय में जो असंगति उत्पन्न होती है, मतलब जो आय में और उसके खर्च करने में डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसका पता लगाएगा। इसके अलावा फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के कार्यान्वयन में भी नई तकनीकी संरचना का लाभ उठाया जाएगा। अब बात करें FATCA मतलब फाइनेंशियल अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट क्या है, तो कर मामलों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत और USA ने विदेशी खाता कर अनुपालक अधिनियम FATCA को कार्यान्वित करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस एग्रीमेंट के अनुसार भारत में विदेशी वित्तीय संस्थान अमेरिकी खाताधारकों की कर सूचना सीधे भारत सरकार को प्रदान करेंगे जो बदले में यह जानकारी अमेरिका को प्रसारित करेगा। और इस FATCA का लक्ष्य अमेरिका के करदाताओं द्वारा अन्य देशों में धारित खातों की जानकारी प्राप्त करना है। चलिए तो अब अगले टॉपिक में बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने भारतीय डाक भुगतान बैंक का शुभारंभ किया है जो ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह ATM या डेबिट कार्ड उपलब्ध नहीं करवाता, इसके स्थान पर यह अपने ग्राहकों को QR कोड आधारित बायोमेट्रिक कार्ड प्रदान करता है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के फायदे कुछ इस प्रकार हैं कि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेगा जिससे प्रवासी श्रमिक, इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से संबंधित लोग और सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई एकीकृत सेवाओं के लिए तथा उनसे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को सीधे पेमेंट के लिए एक मंच भी प्रोवाइड करेगा। और मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत
गवर्नमेंट टू सिटीजन लेन देन के तहत सामाजिक सुरक्षा भुगतानों के लिए एक सुगम माध्यम के रूप में भी कार्य करेगा और यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल्स, डाकघर काउंटर और साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक इंटरनेट बैंकिंग लेन देन सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से अत्यधिक सुगम भुगतान बैंकों का निर्माण करेगा तथा एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करेगा। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं स्विफ्ट मापदंड के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर स्विफ्ट परिचालनों के संबंध में विनियामकी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात करें कि स्विफ्ट क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और यह स्विफ्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क के रूप में कार्य करता है और यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल स्टैंडर्डाइजेशन कोड सिस्टम के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें स्विफ्ट प्रत्येक वित्तीय संगठन को एक विशिष्ट कोड आवंटित करता है जिसमें 8 या 11 कैरेक्टर होते हैं और इसे स्विफ्ट कोड कहा जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग का ही परिणाम है। अब आगे बात करते हैं पैसा पोर्टल के बारे में, जिसमें पैसा का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस और इस पैसा पोर्टल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा वहनीय ऋण तथा ब्याज अनुदान तक पहुंच के लिए मतलब अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन पर एक्सेस पाने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को इलाहाबाद बैंक द्वारा डिज़ाइन तथा विकसित किया गया है और अनुमानित है कि सभी राज्य वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक इससे जुड़ेंगे और यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत लाभार्थियों के बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान को प्रोसेस करने के लिए सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। मतलब ये सरकार को लाभार्थियों के साथ सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा ताकि सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आ सके। और यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो पैसा पोर्टल है तो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले गरीब जनसंख्या को यह उनको प्रोवाइड किए गए लोन में एक तरह की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे उद्यमियों को स्किल भी प्रोवाइड करता है। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं उन्नति परियोजना। तो इस परियोजना में विभिन्न पोर्ट या पत्तनों के विकास के लिए विभिन्न पहलों की बात की जा रही है और इसके अंतर्गत आने वाले कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि सुधार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए चयनित भारतीय निजी पत्तनों और सर्वोत्तम श्रेणी के इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ 12 प्रमुख पत्तनों के लिए ऑपरेशन तथा वित्तीय प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क एस्टैब्लिश करना है। पोर्ट में विभिन्न प्रक्रियाओं और उनकी कार्य क्षमताओं को जानने के लिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी असेसमेंट करना है तथा भविष्य में पुनः मजबूती के लिए उपस्थित कमी या अंतराल एवं क्षेत्रों की पहचान करना है। और 12 प्रमुख पत्तनों में अपॉर्चुनिटी एरियाज़ के लिए डीप डाइव डायग्नोसिस और रूट कॉज एनालिसिस भी करना है और 12 प्रमुख पत्तनों में रूट कॉज फाइंडिंग के माध्यम से व्यापक सुधार रोड मैप भी विकसित करना है। और उन्नति प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे कार्य जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत उद्देश्य के रूप में रखे गए हैं। चलिए अब इसके बाद जानते हैं स्फूर्ति ऐप के बारे में। तो रेल मंत्रालय ने स्फूर्ति मतलब स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन इस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इस स्फूर्ति ऐप के माध्यम से जो भी माल ढुलाई करने वाले प्रबंधक होते हैं उन्हें फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप व्यू के माध्यम से एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित निगरानी तथा प्रबंधन उपकरण प्राप्त होता है। मतलब यह जो स्फूर्ति ऐप है ना, यह है GIS व्यू में जोन, डिवीज़न या सेक्शन स्तर पर सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों के परिचालन को ट्रैक कर सकता है। मतलब अब जो प्रबंधक है उसे अपनी मालगाड़ी की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन GIS सिस्टम के माध्यम से हमेशा प्राप्त होते रहेगी। अब इसके बाद बात करेंगे नाबार्ड की ई शक्ति पहल के बारे में, ई शक्ति इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड। तो ई शक्ति इनिशिएटिव का लक्ष्य 100 जिलों में स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण करना है और इसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा के साथ एकीकृत करना है। और इस इनिशिएटिव की स्टार्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रिकॉर्ड्स को रखने की गुणवत्ता में सुधार करने और बैंकों को
इन ग्रुप्स के बारे में इस बारे में जानकारी देने के लिए की गई कि वे इन्हें लोन दे सकते हैं या नहीं। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि एशियन टी अलायंस क्या है। तो हाल ही में चाय उगाने वाले तथा उसकी खपत करने वाले 5 देशों भारत, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान, इन सभी ने मिलकर एशियाई चाय संगठन या एशियन टी अलायंस की स्थापना की है, जो चीन के गुइझोउ में गठित किया गया। और भारतीय चाय संघ तथा चीन चाय विपणन संघ ने दिसंबर 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गठबंधन स्थापित हुआ है। और यह अलायंस चाय के व्यापार को बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर चाय को प्रोत्साहित करने तथा एशियाई चाय के भविष्य के लिए संधारणीय संबंधी एजेंडे के निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए गठित किया गया है। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं एनश्योर पोर्टल के बारे में। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन, इस कार्यक्रम के लिए जो वे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोग्राम में बेनिफिशियरीज के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एनश्योर पोर्टल को शुरू किया गया है। और इसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन का एक घटक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत कुक्कुट, जुगाली करने वाले छोटे पशु, सुअर आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। और यह सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। और इस प्रक्रिया के लिए यह पोर्टल नाबार्ड के द्वारा विकसित किया गया है और पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग के तहत संचालित होता है। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो है revive.in। तो revive.in एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट रीवीव के अंतर्गत चलाया जा रहा है। और यह रीवीव प्लेटफॉर्म बुनकर समुदायों द्वारा निर्मित विशिष्ट पारंपरिक डिज़ाइन को मंच प्रदान करता है, जो कि प्राकृतिक रंगों से निर्मित पारंपरिक डिज़ाइन एवं उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। तो revive.in तो एक पोर्टल हो गया, ई कॉमर्स पोर्टल। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट रीवीव है, उसे 2016 में विशाखापट्टनम स्थित गैर लाभकारी संगठन चैतन्य भारती के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया था, ताकि राज्य में परंपरागत हथकरघा कला शैलियों के पुनरुद्धार को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए तो अब अगले टॉपिक में बात करते हैं भारतीय निर्देशक द्रव्य के बारे में। तो हाल ही में भारत ने भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 4201 को विकसित किया है। यह एक 20 ग्राम के वजन का गोल्ड बार है। इसका उपयोग भारत में बेचे जाने वाले सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाएगा। यदि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ष 2016 में भारतीय सरकार टकसाल या इंडिया गवर्नमेंट मिंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तथा CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इन तीनों संस्थानों ने मिलकर पहला स्वर्ण मानक विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस गोल्ड बार का निर्माण IGM या इंडियन गवर्नमेंट मिंट के द्वारा किया जाएगा, जबकि इसके तकनीकी पहलुओं का मापन बार्क के द्वारा किया जाएगा। और इस गोल्ड बार की शुद्धता को प्रमाणित करने का कार्य राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की जिम्मेदारी होगी। अब बात करें कि ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी क्या है, तो भारत में मानक इकाइयों जैसे किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर आदि मानकों की यह रिपोजिटरी है और यह कैलिब्रेशन संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। अब आगे बात करते हैं सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम को एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने संपूर्ण भारत में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर रूफटॉप सिस्टम लगाने के लिए फाइनेंशियल एड के रूप में $100 मिलियन के लोन प्रोवाइड करने के लिए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य लगभग भारत में 1 गीगावाट की क्षमता का रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना है। और इस परियोजना की समग्र लागत लगभग $1 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें $500 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से $330 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और $170 मिलियन क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी या द्वीप विकास एजेंसी के बारे में। तो इसका गठन 2017 जून में आइलैंड के समग्र विकास के लिए किया गया था और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सचिव शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। अब इसमें अपडेट यूँ है कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा
विकास के लिए 10 द्वीपों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 5 द्वीप स्मिथ, रॉस, लॉन्ग, एविस और लिटिल अंडमान आते हैं तथा लक्षद्वीप समूह के 5 द्वीप मिनिकोय, बंगारम, थिनकारा, चेरियम और सुहेली सम्मिलित हैं। तो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा चयनित द्वीपों के सामुद्रिक तथा क्षेत्रीय जैव विविधता का समुचित ध्यान रखते हुए इनके समग्र विकास पर कार्य किया जाएगा और आगे भी दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 12 तथा लक्षद्वीप के 5 द्वीपों को उपयुक्त स्थलों में शामिल किया जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक के बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें बहुत तेज़ी से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इंड AS और इसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं। यह कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी की गई अनुशंसाएं हैं। एक तरह से ये कुछ मानक हैं जिन्हें कॉरपोरेट संस्थाओं को अपनी कार्य पद्धति में लागू करने हैं और ये मानक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के समान होते हैं। अब आगे बात करते हैं हाईवे विलेज के बारे में। तो गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, HPCL और BPCL ने हाल ही में हाईवे विलेज के लिए बोली लगाई है और यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की राजमार्ग सुविधा योजना या हाईवे एमिनिटीज स्कीम है। और इस स्कीम के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थलों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली ये सुविधाएं हाईवे विलेज ब्रांड नाम के अंतर्गत और 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाली सुविधाएं हाईवे नेस्ट ब्रांड के नाम से विकसित की जाएंगी। और ये सुविधाएं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकसित होंगी, जिसके अंतर्गत इन साइट्स पर हेलीपैड्स, मोटेल्स, विलेज हाट, शॉपिंग मॉल्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, फ्यूल स्टेशंस, पार्किंग फॉर कार, बसेस एंड ट्रक्स, रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट्स, ढाबास फॉर ट्रकर्स, रिपेयर शॉप्स एंड डॉर्मिटरीज फॉर ड्राइवर्स आदि जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रतिलोमित शुल्क ढांचा या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब किसी कच्चे माल पर आयात शुल्क उसी कच्चे माल से तैयार किए गए उत्पाद पर दिए जाने वाले शुल्क से अधिक हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा उसके रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगे, तो इस कंडीशन को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है और इसके प्रभाव से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माताओं के लिए विदेशी प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे बात करते हैं भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय या रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यह गुजरात के बड़ौदरा में स्थित है। हाल ही में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है और यह संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे में स्थित है। अब अगला टॉपिक है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय आसूचना इकाई। तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है जिसे आतंकवादियों को मिलने वाली फाइनेंशियल एड तथा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित वित्तीय सूचनाओं को एकत्रित करने तथा सूचना का विश्लेषण और प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। और यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उत्तरदायित्व है कि विनियामक संस्थाओं जैसे सेबी, RBI, IRDA मतलब इरडा आदि के साथ मिलकर वित्तीय सूचनाओं को एकत्रित करना है तथा उन्हें साझा करना है। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं सोवेरेन वेल्थ फंड के बारे में। तो यह किसी देश के कोष में रखा हुआ ऐसा धन है जिसे देश की अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के हितों में निवेश के उद्देश्य से अलग रखा गया है। और सोवरेन वेल्थ फंड के लिए धन केंद्रीय बैंक के रिजर्व से आता है, जो कि बजट और व्यापार अधिशेष के परिणाम स्वरूप एवं प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से प्राप्त राजस्व के रूप में जमा होता है। अब आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। तो CAC या कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत 180 से अधिक सदस्यों वाला एक अंतर सरकारी निकाय है और यह CAC उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं खाद्य व्यापार में उचित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1963 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित किया गया था। और यह जो कोडेक्स खाद्य सुरक्षा मानक है,
यह WTO के एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में भी उल्लिखित है। अब अगला टॉपिक आता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। तो इसके अंतर्गत आने वाले बैंक टू बिग टू फेल श्रेणी में आते हैं। मतलब इनके आकार, अनेक क्षेत्राधिकारों में इनकी गतिविधियों के संचालन, जटिलता और प्रतिस्थापन के अभाव तथा अंतर संबंधों के कारण ये इतने विशाल हो जाते हैं कि इनके फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ऐसे बैंकों के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जिनकी परिसंपत्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 2% से भी अधिक होती हैं। और RBI 2015 से प्रति वर्ष यह सूची जारी करता है जो इन बैंकों के बारे में सूचना प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया है और इन्हें 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार बैंकों को अपने रिस्क वेटेड असेट्स के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अलग से बनाए रखनी होती है और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध कार्यों से दूर रखने और उनके बेहतर वर्क कल्चर को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक इन पर बारीकी से निगरानी रखता है। और इनकी पहचान घरेलू रूप में देश के केंद्रीय बैंक द्वारा और वैश्विक रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा की जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। तो ये गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि वे नागरिक परियोजनाओं के विकास के लिए वित्त को एकत्रित कर सकें। ये एक प्रकार की ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं जिन पर बाद में इन्हें निश्चित ब्याज भी पे करना होता है। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड। इसके अंतर्गत जल, स्वच्छता, कूड़ा करकट आदि के निपटान के लिए विभिन्न नागरिक सुविधाओं के लिए इन बॉन्ड्स को जारी किया जाता है। और म्यूनिसिपल बॉन्ड का दूसरा प्रकार है रेवेन्यू बॉन्ड्स, जो कि एक पथकर सड़क या एक पथकर पुल के निर्माण जैसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किए जाते हैं। और 1997 में भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला ULB बेंगलोर नगर निगम था। चलिए तो अब अगले टॉपिक में बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज के बारे में। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के डिप्टी PM के साथ मिलकर हाल ही में APIX का शुभारंभ किया है। APIX एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसे विश्व भर में 2 बिलियन लोगों जिनके पास अभी भी बैंक खाते नहीं हैं तो उन तक बैंकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यह APIX 23 देशों जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश आते हैं, इन सभी के साथ साथ भारत जैसे बड़े बाजार और फिजी सहित छोटे देशों के लोगों की भी मदद करेगा। अब अगला टॉपिक आता है बैंकिंग ओम्बड्समैन, मतलब बैंकिंग लोकपाल। तो यह एक RBI द्वारा नियुक्त अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य कुछ बैंकिंग सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रोवाइड करना है। और इसमें सभी लिस्टेड कॉमर्शियल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिकता सहकारी बैंक और साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आ जाती हैं। और लोकपाल के समक्ष शिकायत करने से पहले संबंधित बैंक में शिकायत करना अनिवार्य है। और लास्ट अपील के लिए अपीली प्राधिकरण की शक्ति RBI के एक डिप्टी गवर्नर के पास निहित है। चलिए अब अगले टॉपिक में जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो चल या अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों से प्राप्त कोई भी आय आयकर अधिनियम 1961 के तहत पूंजीगत लाभ के अंतर्गत कर योग्य होती हैं। मतलब आपके पास यदि कोई कैपिटल परिसंपत्ति या कैपिटल असेट है और यदि आप उसको बेचते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा या लाभ पूंजीगत लाभ कहलाता है और इस लाभ या मुनाफे को आपकी आय माना जाता है। इसीलिए उस वर्ष के अनुसार उस आय में कर लगाया जाता है और इसे ही पूंजीगत लाभ कर या कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। लेकिन ये टैक्स तब लागू नहीं होता जब कोई परिसंपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हो रही है, मतलब आपको पूर्वजों से मिल रही है, क्योंकि उस समय उस संपत्ति की बिक्री नहीं होती, केवल हस्तांतरण होता है। लेकिन यदि आप उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बेचते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। अब ये संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियां। इसमें यदि कोई परिसंपत्ति आपके पास 36 महीने या उससे कम समय की अवधि तक के लिए थी तो वे अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियां कहलाती हैं। जैसे भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी में इक्विटी या अधिमानी शेयरों, प्रतिभूतियों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स
आदि से संबंधित परिसंपत्तियों को यदि 12 महीने से कम समय के स्वामित्व के लिए रखा गया हो तो वे अल्पकालिक परिसंपत्तियां कहलाती हैं। और इसके बाद पूंजीगत परिसंपत्तियों का दूसरा प्रकार होता है दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियां, जिसमें यदि कोई परिसंपत्ति आपके पास 36 महीने से अधिक समय के लिए हो या फिर भूमि या भवन जैसी अचल परिसंपत्तियां आपके पास 24 महीने से अधिक समय के लिए होती हैं तो वे दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियां होती हैं। और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 20% की दर से कर योग्य होता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, जो भी सेल कंपनियां होती हैं, सेल कंपनियां मतलब वे कंपनियां जो सक्रिय व्यावसायिक संचालनों के बिना भी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां रखती हैं। ये निष्क्रिय कंपनियां नहीं होती और इनका कंपनी अधिनियम 2013 से कोई संबंध नहीं होता। तो ये सेल कंपनियां क्या करती हैं कि ये आर्टिफिशियली अपने कारोबार को बढ़ता हुआ दिखाती हैं ताकि इन सेल कंपनियों को कारोबार बढ़ाने और अपेक्षाकृत अधिक वैल्यूएशन और ऋण प्राप्त करने में सहायता मिल सके। तो ये जो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, इसमें वस्तुओं की खरीद और बिक्री तो होती है, लेकिन इसकी आवाजाही या स्वामित्व में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ABCD 4 सेल कंपनियां हैं, तो A ने अपने स्टॉक बेच दिए ट्रेडर B को और B ने अपने स्टॉक बेच दिए ट्रेडर C को, तथा C ने वापस अपने स्टॉक बेचे D को, और पूरा सर्कल वहाँ पूरा हो जाता है जहाँ ट्रेडर D अपने स्टॉक बेच देता है ट्रेडर A को, मतलब सेल कंपनी A के पास पुनः पूरे स्टॉक्स वापस आ जाते हैं और इसे प्राइस मैनिपुलेशन कहा जाता है। और यह जो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है, यह सेबी द्वारा जारी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन के तहत अवैध घोषित की गई है। और 1999 का केतन पारेख स्टॉक मार्केट घोटाला सर्कुलर ट्रेडिंग से ही संबंधित था। अब सर्कुलर ट्रेडिंग के बाद पोक्कली धान या पोक्कली पैडी के बारे में जानते हैं। तो पोक्कली धान को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा प्राप्त है, जो एकल मौसम की फसल है। इसकी विशेषता यह है कि यह केरल के अलप्पुजा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में तटीय क्षेत्रों में खारे पानी के प्रति सहिष्णु धान की एक किस्म है, मतलब इसे खारे पानी से कोई नुकसान नहीं होता है। और इसे उगाने के मौसम के बाद मछली पालन का मौसम आता है और इसी वजह से यह प्रचलित चावल मछली के फसल चक्रीकरण की एक पारंपरिक स्वदेशी विधि है। और इसमें फसल कटने के बाद जो धान की पराली बच जाती है, वह खेतों में झींगा और अन्य छोटी मछलियों के लिए भोजन और आश्रय का कार्य करती है। तो अब पोक्कली धान के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या पारगमन उन्मुख विकास के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेन प्रणालियां होती हैं, तो उसके आसपास सघन, कॉम्पैक्ट, पैदल चलने योग्य और मिश्रित उपयोग वाला सामुदायिक केंद्र का विकास करना है। एक तरीके से सिटी के अंदर ट्रेन के आसपास एक पैदल चलने योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे ताकि लोगों पर कार से आवागमन के लिए अपनी निर्भरता कम की जा सके और इसके माध्यम से ट्रैफिक को रिड्यूस किया जा सकता है और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगले टॉपिक में बात करते हैं फ्रेट विलेज के बारे में। तो फ्रेट विलेज एक निर्धारित क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न संचालकों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए परिवहन, लॉजिस्टिक और माल के वितरण से संबंधित समस्त गतिविधियों को संचालित किया जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया गया और इसी के अंतर्गत सारे परिवहन और माल की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में विकसित किया जा रहा है और इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल के परिक्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा पूर्वी परिवहन गलियारे पर और इसके अंतर्गत आने वाले प्रवाह क्षेत्र में लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। और फ्रेट विलेज परियोजना का वित्त पोषण वर्ल्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है तथा इसका कार्यान्वयन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो इसी टॉपिक के साथ आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और हमारे अगले वीडियो में विभिन्न रिपोर्ट्स और सूचकांकों के बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ यूं ही फाइनल रिवीजन में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल फाइनल रिवीजन विथ यश को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।